हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ ब्रिटिशों के रूल से, जब हमें फ्रीडम मिला, तो हमारे देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत थी। तो वही जो रूल्स और रेगुलेशन डिजाइन किए गए हमारे भारत के उस टाइम के कंडीशन को देखकर, उसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी से ये रन करना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल थे वो टोटल 395 थे, और आज अप्रॉक्सीमेटली वो आर्टिकल 448 हो गए हैं। तो ये आर्टिकल्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। जैसे कि अब आर्टिकल्स ये बढ़ते कैसे हैं, तो अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अमेंडमेंट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं चेंजेस। आर्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं धाराएं। जो आपने सुना होगा मूवीज़ में कि धारा 203, धारा 304 के तहत, ऐसे वही होता है हमारा आर्टिकल। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स थे, लेकिन अभी वो बढ़कर इस टाइम पर 25 पार्ट्स हो गए। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, ये जो धाराएं हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, इन्हें एक एक पार्ट में डिवाइड करके रखा गया। तो इस तरह से टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 22 पार्ट्स थे। उसी तरह से शेड्यूल है। शेड्यूल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो शेड्यूल थे वो 8 थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जर्नल नॉलेज की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगा था। उसके बाद जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रखा हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी हैंडराइटिंग है, उसमें किसने ड्राइंग बनाया है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी राइटिंग है उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और जिसने ड्राइंग बनाई है उनका नाम है नंदलाल बोस। उन्हें शांति निकेतन भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे आर्टिकल जो थे वो 395 थे, पार्ट्स जो थे वो 22 थे, एंड शेड्यूल जो थे वो 8 थे। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रॉक्सीमेटली 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द टेक्स्ट बुक ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हैव helped us to take an overview of a local government, the values and the philosophy of the Indian Constitution, as also the governing structure created by the Constitution and the Indian places in international relationship। तो बता रहा है अब तक की जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की बुक हमने पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस की बुक तो हमने सिर्फ 9th में ही पढ़ी, तो उससे हमें पता चलता है कि लोकल गवर्नमेंट्स किस तरह से वर्क करती है। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट किया गया है। साथ ही साथ इंडिया के जो प्लेसेस है उनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। मतलब कि पाकिस्तान से हमारा रिलेशन कैसा है, बांग्लादेश से हमारा रिलेशन कैसा है, भूटान से हमारा रिलेशन कैसा है, नेपाल से हमारा रिलेशन कैसा है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नेपाल के जो लोग हैं वो भारत सरकार की गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इट ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑल्सो इट हैज मेड एक्सट्रीमली important provision to ensure that the citizen get justice and their freedom is protect। तो बता रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, हमारा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। साथ ही साथ हमारे देश में लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हमारे देश में लोगों को प्रोटेक्शन होना चाहिए। मतलब उन्हें हर एक चीज़ बोलने का राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये सब हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत में धर्म के लिए कोई भी जगह नहीं है। मतलब कि अगर भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, सबको बराबर का अधिकार है।
ये होता है सेकुलरिज्म। उसी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक और रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। तो बता रहा है कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब यहाँ पर जनता का राज चलता है, ना कि कोई प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। जनता जो है वो अपने वोट के द्वारा किसी एक कैंडिडेट को चुनती है जो उनका क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। The Indian Constitution is seen as mean through which a progressive development society based on a social justice and equality will be established। बता रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करता है सोसाइटी में, किसके थ्रू, न्याय के थ्रू और समानता के थ्रू, जस्टिस के थ्रू और इक्वलिटी के थ्रू एक क्या करता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। प्रोग्रेस मतलब कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस है और इक्वलिटी है उसकी वजह से देश का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। The Constitution came into force on 26 January 1915 and since then the government has been working in accordance with the principle of the Constitution। बता रहा है कि जो Constitution है वो 26 जनवरी 1950 से रन कर रहा है और Constitution के थ्रू से ही Constitution में जो कुछ लिखा हुआ है उसके जो कुछ प्रिंसिपल है उसी के थ्रू भारत सरकार चलती है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट वर्क करती है। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू of the wide-ranging nature of Indian democratic important changes that have taken place in its political process and steps that have been taken to establish a social justice and equality। तो बता रहा है इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ इंडियन डेमोक्रेसीज को और भी मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए जस्टिस और इक्वलिटी के को देखते हुए, मतलब उनके बिहाफ पर। दिस रिव्यू विल प्राइमरली फोकस्ड ऑन दिस एरिया। तो बता रहा है हम लोग अभी फिलहाल 3 एरिया पर फोकस करेंगे, एक डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, और दूसरा सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, एंड तीसरा जुडिशियल सिस्टम। मतलब जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, अदालतीय सिस्टम का मतलब बोल सकते हैं कि रूल रेगुलेशन किस तरह से काम करती है हमारी अदालत, वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। उसका पहला टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मतलब होता है राजनीतिक परिपक्वता। तो राजनीतिक परिपक्वता को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इसे हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर अपने अधिकार को जानने की जो भावना होती है राजनीतिक तौर पर, उसे ही हम कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। जैसे कि हमें ये अधिकार है कि हम गवर्नमेंट से अपने अधिकारों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे लिए क्या होगी, आंसरेबल होगी। तो यही होता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया है। डेमोक्रेसी डज नॉट हैज़ मेयरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। तो बता रहा है कि जो डेमोक्रेसी है हमारी वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है। मतलब कि क्या होता है कि अभी जैसे हमारी 131 करोड़ पॉपुलेशन है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है जो उनकी तरफ से उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए गवर्नमेंट से बातें करता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब उनकी एक तरह से वो उसे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके क्लास का मॉनिटर होता है, वो आपके क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी ना किसी एरिए से, किसी ना किसी देश से उठकर क्या करता है, उस एरिए को या फिर उस देश को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे क्या है दिया है, द इसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। तो बता रहा है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ये डेमोक्रेसी को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, और हमारे डेमोक्रेसी का क्या है, एक इंटीग्रेट पार्ट है। वंस दिस इज डन डेमोक्रेसी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। बता रहा है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है तो ही डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, अदरवाइज डेमोक्रेसी क्या है, वो वीक हो जाएगी। जिस तरह से अब डेमोक्रेसी स्ट्रांग कब होती है, जब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव कब जाते हैं, जब इलेक्शन होगा तो उसमें से लोग क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, वोट के द्वारा चुनते हैं, और वही क्या करता है, आगे चल के उनका रिप्रेजेंटेशन करता है।
अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। देखिए बता रहा है कि इंडियन पीपल के द्वारा जो चुने जाते हैं वो इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। जैसे मैंने अभी बताया 131 करोड़ लोग पूरे के पूरे लोग जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते या फिर अपनी मांगों को नहीं मांग सकते, इसीलिए उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव ही क्या करता है, उनकी मांगों को वहाँ तक पहुँचाता है। स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट ए रेगुलर इंटरवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इंडियन सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में भी अब पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा विथ प्रेसिडेंट के साथ मिलाकर राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बनता है ना। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर होता है जैसे विधानसभा और विधान परिषद। उसी तरह से लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट जैसे गांव के सरपंच होते हैं जो पूरे गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट ए रेगुलर इंटरवल, तो बता रहा है इन सभी के इलेक्शन होते हैं रेगुलर इंटरवल पर, हर 5-5 साल पर इलेक्शन होते हैं। तो जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री मतलब उसका कुछ पैसा नहीं लगना चाहिए, लोगों को ये राइट्स होने चाहिए कि उन्हें जो रिप्रेजेंटेटिव पसंद है उसे वो फ्रीली वोट कर सके, उनको ये अधिकार होना चाहिए। फेयर मतलब जैसे माल प्रैक्टिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी और जैसे अभी के कुछ नेता लोग हैं पैसे देकर वोट खरीदते, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये है फेयर इलेक्शन एट अ रेगुलर इंटरवल, मतलब हर एक नियमित समय के अनुसार, मतलब हर 5 साल पर जो इलेक्शन होते हैं वो रेगुलर इंटरवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ अ इंडियन सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ अ पीपल इन अ पॉलिटिकल process and political competition shows the Indian democracy has become a successful to a great extent। बता रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और उतना ही ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल होगी। जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा अच्छे लोग निकल कर आएंगे। अब जैसे कंपटीशन जब बढ़ेगा तो लोग सोचेंगे हम अच्छा काम करें तो जनता हमें चुनेगी, तो इस तरह से अच्छे लोग ज़्यादा उभर कर आएंगे, इसीलिए कंपटीशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या, राइट टू वोट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविज़न ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट। In the pre-independence period, several provision exists which restricted the right to vote। बता रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट दिया गया अडल्ट लोगों को, लेकिन आज़ादी के पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे राइट टू वोट पर। ऑल सच प्रोविज़न वेयर कैंसल आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद इन सब प्रोविज़न, ये जो सब रिस्ट्रिक्शन थे वो सब हटा दिए गए। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वेलिटी। सफरेज का मतलब होता है मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार। तो आज़ादी के बाद राइट टू वोट इक्वेलिटी के साथ दिया गया, मतलब बोथ मैन एंड वुमेन दोनों को, टू बोथ मैन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ईयर। जो सबसे पहले हमें वोट देने का अधिकार मिला था महिला और पुरुष को, वो 21 ईयर का था। द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। तो बता रहा है कि बाद में जो राइट टू वोट था वो 21 एज से घटाकर 18 कर दिया गया। उसका रीज़न था विच गिव अपॉर्चुनिटी टू अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेटर टू द यंगर जनरेशन इन द इंडिया। क्योंकि इससे क्या होता है कि यंगर जनरेशन को भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के चांसेस मिल गए। सच प्रोविज़न हैव मेड इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इसकी वजह से इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गई, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटर्स हो गए जब हम इंडिया में 18 साल की उम्र में लोगों को वोट देने के अधिकार मिल गए तब। दिस चेंजेस इज़ नॉट ओनली क्वांटिटेटिव but also qualitative as a new political parties are emerging with the active support of young voters। बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा लोग बढ़ गए, ज़्यादा लोग वोट देने वाले ही बढ़ गए, ये एक क्वांटिटी नहीं थी बल्कि एक क्वालिटी भी थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उभर कर आई, किसके सपोर्ट से, यंगर वोटर्स के सपोर्ट से। दिस पार्टीज रिप्रेजेंटेड वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पीपल एंड कंप्लीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। बता रहा है
कि ये जो पार्टी थी ये जितने भी पीपल्स थे उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उन सबको कंप्लीट करती थी और पॉलिटिकल स्फीयर में बहुत अच्छे से वर्क करने लगी। कारण ये था कि यंगर जनरेशन की वजह से ये पार्टी उभर कर आई थी, जिसकी वजह से इस पार्टी ने लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है कि जो पावर होता है वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं होता, बल्कि वो पावर को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट अगर कोई गलत काम करता है तो उसे वाइस प्रेसिडेंट रोक सकता है, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलत काम करता है तो उसे प्रेसिडेंट रोक सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई गलत काम करता है तो उसे प्रेसिडेंट रोक सकता है। तो इस तरह से पावर का क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। तो इसे ही कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंटर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बता रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पावर होता है किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ अ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द कॉमन पीपल। बता रहा है डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कंट्रोल करता है पावर का मिसयूज़ करने से, मतलब जिसके पास जो पावर होता है वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने में भी मदद करता है। किसकी? कॉमन पीपल की। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड द प्रोविज़न फ्रॉम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो बता रहा है, देखिए जो DPSP है, इसको आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी बहुत सारी पावर देता है DPSP, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये एक अलग पावर होता है जो सिर्फ स्टेट के पास होता है, जिसे हम DPSP कहते हैं। वन सच इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक जीनियस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिलेटिव। देखिए वही बता रहा है कि ये जो DPSP है वो लोकल गवर्नमेंट को क्या करता है? पावर देता है, जो जिससे वो अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेंशन वेयर मेड टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बता रहा है इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन दिया गया, जिससे डेमोक्रेसी क्या बन सके? स्ट्रॉन्ग बन सके। वन सच इम्पॉर्टेंट अटेंशन इज़ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बता रहा है कि उसी में से एक बहुत बड़ा अटेंशन था 73rd और 74th अमेंडमेंट का। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 73rd में ग्राम पंचायत जो होती है उसको राइट्स दिया गया था, और 74th में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसको राइट्स दिया गया था। विच गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर पावर। देखिए 73rd अमेंडमेंट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन को क्या देती है? पावर देती है कि अपने आप को क्या कर सकते? इंक्रीज़ कर सके। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, तो ये सब क्या करें? अपने आप को स्ट्रांग बना सके। तो 73rd और 74 अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही चेंजेस हुआ था कि जो नगर पंचायत होती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसे पावर दिया गया था। नेक्स्ट क्या दिया है? कैन यू टेल द रीज़न फॉर द फॉलोइंग चेंजेस? सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फ्रॉम द वुमेन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस। बता रहा है कि कुछ सीटों को क्यों रिजर्व करके रखा गया है महिलाओं के लिए, क्या आप बता सकते हैं? पॉलिटिकल प्रोसेस में तो जिस तरह से पहले क्या होता था कि पुरुषों को ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया जाता था, तो महिलाएं अपना विचार जो है वो गवर्नमेंट के सामने नहीं रख सकती थी। इसीलिए क्या किया गया है? पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए कुछ सीट रिजर्व करके रखी गई है, ताकि महिलाएं भी अपना विचार, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके। किसके थ्रू? पॉलिटिक्स के थ्रू। सम सीट्स आर केप रिजर्व फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन गेट अ शेयर इन अ पॉलिटिकल पावर। बता रहा है कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व करके रखी गई है वीकर सेक्शन के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए। तो यहाँ पर भी वही वुमेन वाली बात लागू होती है कि वो लोग भी अपने अधिकारों के लिए, अपने उनकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए पॉलिटिक्स के थ्रू या गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। यही कारण है कि उनके लिए भी
सीट रिजर्व करके रखी गई है पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। अब देखिए पूछ रहा है आपको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था। तो जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, साथ ही साथ स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं, उन सबको कंडक्ट कराता है। नाउ द 11th एंड 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बता रहा है कि 11th और 12th शेड्यूल, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल था, लेकिन आगे चलकर उसमें 12th शेड्यूल हो गए। तो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल है। तो 11th शेड्यूल जो है वो नगर पंचायत के बारे में बताता है और 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताता है। तो ये दोनों जो है अधिकार दिए गए विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को क्या नगर पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों को क्या किया गया? अधिकार दिया गया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी है वो सबको माननी पड़ेंगी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनको अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, ये जो आर्टिकल था ये 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। तो देखते हैं इसमें क्या है। सिटीजन्स एम्पावरमेंट इज़ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। बता रहा है कि सिटीजन का समर्थन बहुत ज़रूरी, मतलब पीपल्स का समर्थन बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी की कंडीशन को बनाए रखने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द सिटीजन्स पार्टिसिपेट द इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। बता रहा है कि और इससे बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंडिया के पीपल हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनका इंटरेक्शन होता रहे गवर्नमेंट के साथ, मतलब बातचीत होता रहे गवर्नमेंट के साथ। इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हेल्प इन द strengthening the democracy and building a relationship of trust between them। बता रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल्स का जो कम्युनिकेशन है वो होता रहेगा तो इससे डेमोक्रेसी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जो सिटीजन्स और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है वो भी क्या होगा? एक विश्वसनीय बनता जाएगा। सिटीजन्स हैव राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजन्स के पास ये अधिकार है कि वो जान सकती है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, और गवर्नमेंट की जो कुछ भी जानकारी है वो सब क्या कर सकती है? गवर्नमेंट से पूछ सकती है। लेकिन जो खुफिया जानकारी होती है उनके बारे में ये सिटीजन्स नहीं पूछ सकते। जैसे अब कोई सिटीजन्स उसकर उठकर पूछेगा कि हमारे न्यूक्लियर बम कहाँ रखे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दे सकती गवर्नमेंट। नॉर्मल जो जानकारीज होती है वो जो है सिटीजन्स गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गिव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू ensure transparency and accountability which are the हॉलमार्क ऑफ द गुड गवर्नमेंट। तो बता रहा है कि जो पीपल्स है वो क्या कर सकते हैं? जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसके बारे में जानकारी गवर्नमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। और बता रहा है कि ये क्या है? एक पहचान है अच्छी गवर्नमेंट की। हॉलमार्क का मतलब होता है पहचान। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सेक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। बता रहा है कि इससे क्या होगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो काम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब जनता को सामने सामने दिखाई देगा, और गवर्नमेंट और जनता के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रह जाएगा, रहस्य नहीं रह जाएगा, और गवर्नमेंट जो भी वर्क करेगी वो साफ साफ सिटीजन्स को दिखाई देगा। आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज़ चेंज। बता रहा है 2000 के बाद जितने भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक चेंजेस हुए। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आर कंसीडर्ड एज राइट टू सिटीजन्स। अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स in India have got right to information, education and food security. This right have strengthened the democracy in India। बता रहे 2000 के बाद इंडिया में सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स मिले, जैसे राइट टू एजुकेशन मिला, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला, राइट टू फूड की सिक्योरिटी मिली। तो इन सब की जब सिक्योरिटी सिटीजन्स को मिली तो इससे क्या हुआ? इंडिया की डेमोक्रेसी क्या हुई? स्ट्रांग हुई।
Next, do you know? Right-based approach in the decade after independence, progress was made toward more and more democratization of India. बता रहा है कि आज़ादी के 10 साल के बाद इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे प्रोग्रेस हुए जो इंडियन डेमोक्रेसी को क्या किए, स्ट्रांग बनाए. However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. बता रहा है और ये पूरा का पूरा फ़ायदा सिटीजन्स को मिला. इन द लास्ट फ्यू डिकेड डेवलपमेंट इज़ कंसिडर एज अ राइट्स ऑफ अ सिटीजन्स. पिछले कुछ दशकों से इसको ध्यान में रखकर डेवलपमेंट हो रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो मानव का अधिकार है, पीपल्स का अधिकार है. तो आगे क्या बोल रहा है, इन योर ओपिनियन हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन. तो बता रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए कि ये मानव का अधिकार है, आपके ओपिनियन से ये जो रिलेशन है ये कब तक चेंज होगा या फिर इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए. कि जो नेता लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम विकास करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, तो ये जो सोच है ये कब चेंज होगी और ये कैसे चेंज होगी, इसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है. नेक्स्ट, डिस्कस. डू यू थिंक दैट सिटीजन्स इन इंडिया शुड हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट. बता रहा है कि क्या आपको ये लगता है कि भारत के सभी नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. तो हाँ, ये ज़रूरी है. भारत के सभी नागरिकों के पास जॉब्स होना चाहिए, सभी नागरिकों के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये इम्पॉसिबल है. लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या जिससे भारत में हर एक नागरिक जो है वो हर एक नागरिक के पास रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा. और उसके लिए हमारी मोदी गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालती रहती है जिसके तहत बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है. नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू यू इफ़ एवरीवन गेट अ राइट टू शेल्टर हाउ विल बी द इफेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया. बता रहा है कि आपके हिसाब से अगर सभी को ये अधिकार मिल गया कि सभी के पास घर होना चाहिए, शेल्टर मतलब घर, हाउ विल, इससे डेमोक्रेसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो डेमोक्रेसी पे तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन कारण ये है, बात ये सोचने वाली है कि जिसके पास, जिसको ज़रूरत है उसे ही घर मिलना चाहिए, उसे ही आवास मिलना चाहिए. जिसके पास पहले से है या फिर जिसके पास रहने की सुविधा है उसे नहीं मिलना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है. आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.